ओके, सो अभी हम लोग थोड़ा एमसीक्यू करने वाले हैं। देखो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एमसीक्यू नहीं किया था, राइट है, तो सारा एमसीक्यू हम ये वाले वीडियो में करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था एमसीक्यू सारा मैं कराऊंगा, राइट है। तो देखते हैं, चलो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एमसीक्यूज में, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे लिए ये टास्क हो जाता है कि पहले मुझे एमसीक्यू ना पूरा इस पर लिखना पड़ता है और उसके बाद आपको समझाना पड़ता है। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है लेकिन ठीक है, चलेगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें से क्या रिक्वायरमेंट है कि डार्क रिएक्शन के लिए फोटोसिंथेसिस के। देखो क्या क्या तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चा, लाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा एटीपी और यहाँ पे NADPH। अच्छा, अगर तुम चाहो तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करो, मतलब पॉज पे कर दो और सारे एमसीक्यू को एक बार खुद से सॉल्व कर लो। उसके बाद जो मैं तुमको यहाँ पे आंसर बताऊंगा फिर आप देख लेना, राइट है। चलो एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। तो लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और NADPH। अब इसमें से किसके लिए चाहिए बच्चा, डार्क रिएक्शन के लिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डार्क रिएक्शन के लिए मुझे लाइट एंड क्लोरोफिल की जरूरत थोड़ी ना है, मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ एनर्जी का सोर्स चाहिए। और एनर्जी के सोर्स में कौन आएगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, एटीपी आता है और NADPH आता है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बच्चा, करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो C, D और E कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, C, D और E। तो ऑप्शन नंबर C तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ATP। बहुत अच्छे से समझना, कभी कभी हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ लेते हैं और रॉन्ग पढ़ने की वजह से हमको आते हुए भी आंसर हम उसको रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी ATP और हाउ मेनी NADPH आर रिक्वायर्ड टू फिक्स ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल यानी कौन सा साइकिल हो गया, C3 साइकिल, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो एक बार केल्विन साइकिल को फिक्स करने के लिए मुझे बताओ कितना ATP और कितना NADPH। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके तुमको समझाया था। तो एक बार चलने के लिए 3 ATP और 2 NADPH, सीधा देखने के साथ सीधा आंसर इसका पता होना चाहिए बच्चा। तो मुझे देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH नहीं, कितना होना चाहिए बच्चा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो, इन हैच एंड स्लैग पाथवे। अच्छा, हैच एंड स्लैग किसका नाम था बच्चा, HSK पाथवे बोलते थे। हैच स्लैग यानी एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कॉर्डसेक। तो C4 साइकिल का दूसरा नाम है ये। इन HSK पाथवे, दैट इज हैच एंड स्लैग पाथवे, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज। पहली बार कार्बन डाइऑक्साइड कौन एक्सेप्ट करता है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नहीं, ये तो पहला प्रोडक्ट था ना उसका, 4 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसकी वजह से C4 बोलते थे उसको, ये नहीं हो सकता। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, नहीं, ये तो 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसका नहीं था बच्चा। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे PEPA। अगर तुमको याद हो तो उसको बोलते थे PEPA, जो कितने कार्बन का है बच्चा, 3 कार्बन। और 1 कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वो कितने का बन जाता था, 4 कार्बन, और वो बनाता था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो पहला एक्सेप्टर कौन हुआ उसका, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। यहां तक क्लियर हो गया। चलो रुबिस को तो सोचो ही ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्या यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। अब इन्हीं दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट हमको सिलेक्ट करना है और मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो पढ़ते पहले स्टेटमेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन बाइंड विद रुबिस्को, हैंस द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीजेस। एकदम सही बात बोल रहा है। रुबिस्को के साथ अगर ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा तो क्या चलाता है वहां पे चलेगा फोटो रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ केल्विन साइकिल। और फोटो रेस्पिरेशन किसका पार्ट है बच्चा, C3 साइकिल का पार्ट है। अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन डिक्रीज हो जाएगा। एकदम सही स्टेटमेंट बोल रही है। चलो सेकंड स्टेटमेंट समझते हैं। इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल show very little photorespiration while bundle sheet cell do not show the photorespiration। अच्छा तुम मुझे बताओ, फोटो रेस्पिरेशन C3 साइकिल का पार्ट था कि C4 साइकिल का पार्ट है, बोलो। फोटो रेस्पिरेशन, मैंने वहां पे एक सेंटेंस लिखाया था इसके प्रीवियस, अगर जिसने नहीं अटेंड किया है बच्चा, प्रीवियस जाके इसका लेक्चर देख लो, ठीक है, अवेलेबल है वहां पे। तो वहां पे मैंने लिखाया था, एक नोट करके लिखाया था, C3 फोटो रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ C3 साइकिल, नॉट C4 साइकिल। तो याद रखो यहाँ पे सर C4 साइकिल की बात कर रहा है, C4 प्लांट की बात कर रहा है, ठीक है। तो सर इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन तो आना ही नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ही क्या दिया हुआ है बच्चा, रॉन्ग दिया हुआ है। तो इसकी स्टेटमेंट पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। कहाँ है बताओ, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, ये हो नहीं सकता। स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। हाँ चलो ऑप्शन नंबर C इसका क्या रहेगा बच्चा, करेक्ट रहेगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले पे क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीट सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट। यानी क्रांस एनाटॉमी की बात कर रहा है वो, क्रांस एनाटॉमी C4 पार्ट का है ना।
तो बंडल शीट सेल जो था जिसमें बोला था ए ग्रेनुलर क्लोरोप्लास्ट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वहां पे होता क्यों है? देखो कि पहला क्या है ऑप्शन, देखो इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ द कैल्विन साइकिल। अच्छा, C3 जो बंडल शीट सेल थे वहां पे रूबिस्को बैठा हुआ है और वो कैल्विन साइकिल चलाएगा, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर कैल्विन साइकिल। चलो ये दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, टू एनेबल द प्लांट टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर। सर टेम्परेचर से तो बंडल शीट सेल का कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है, चलो ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता है मे बी। टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यूज फ्रॉम द हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी से वो प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी ना आएगा, उसके लिए और भी तो बहुत सारे सेल हैं, तो इसकी ज़रूरत उतना नहीं है। टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन, बच्चा C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहाँ से आएगा, ये आ ही नहीं सकता, ये नहीं आ सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्विन साइकिल चलता है रूबिस्को के अंदर, मतलब बंडल शीट सेल के अंदर, तो उसका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। नीट 2022 में पूछा हुआ है, 24 में पूछा हुआ है, 24 समझ में ना, 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, इसको रफ करते हैं। ओके चलिए कुछ नेक्स्ट वाले एमसीक्यू की तरफ हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट में से हमको करेक्ट वाला स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, राइट है, दिख रहा है तुमको, नीट 2022 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट इज PEPA, PEPA मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। So primary carbon dioxide acceptor in the C4 plant is phosphoenol pyruvic acid and is found in the mesophyll cell। तो phosphoenol pyruvic acid कहाँ पे, क्रांस एनाटॉमी हमने पढ़ रहे थे ना, कहाँ पे मिलता है बच्चा, मेसोफिल सेल में, ठीक है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया। दूसरा, मेसोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट लैक द रूबिस्को, मेसोफिल सेल के अंदर रूबिस्को नहीं था बच्चा, हमने 2 कंडीशन हमने पढ़ा था, क्या क्या, हमने फोटो रेस्पिरे जब क्रांस एनाटॉमी पढ़ रहे थे तो क्रांस एनाटॉमी में 2 टाइप के सेल्स आते थे, कौन कौन सा, एक मेसोफिल सेल और एक बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल के अंदर रूबिस्को होता है, राइट है, मेसोफिल सेल के अंदर PEP कार्बोक्सिलेज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेसोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट लैक द रूबिस्को, ठीक है, लैक द रूबिस्को। सो इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो मेसोफिल सेल के अंदर रूबिस्को नहीं होते, तो दोनों ही स्टेटमेंट तुम्हारे क्या है बच्चा, ट्रू है, पहला भी स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला भी करेक्ट है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट और करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है वो पूछा हुआ है। कभी का है क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है, नीट का। चलो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है वो मुझे बताना है, बताएं। देखो रूबिस्को इज अ बाई फंक्शनल एंजाइम, एकदम सही बात है। रूबिस्को 2 के जैसा काम करता था, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है, ऑक्सीजन भी ले सकता था, मैंने बोला मूड के ऊपर काम करता है ना, कार्बोक्सिलेज जैसा भी काम कर सकता है, ऑक्सीजनेज जैसा भी। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछा बचा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ध्यान से एकदम समझना। इन C4 प्लांट द साइट ऑफ रूबिस्को एक्टिविटी इज मेसोफिल सेल। बच्चा C4 प्लांट के अंदर रूबिस्को कहाँ होता है, मेसोफिल सेल के अंदर होता है, नहीं वो तो बंडल शीट सेल के अंदर होता है। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है, रूबिस्को मॉलिक्यूल फॉर द रूबिस्को एक्टिविटी इज 5 कार्बन कंपाउंड। हाँ, रूबिस्को एक्टिविटी के लिए RUBP सबस्ट्रेट कंपाउंड था, वो 5 कार्बन का होता है, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और रूबिस्को एक्शन रिक्वायर द ATP और NADPH, ये वाला भी एकदम सही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि डार्क रिएक्शन में चलते हैं तो डार्क रिएक्शन में हमको दोनों देना पड़ता है बच्चा। तो इससे स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला पूछा हुआ है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो होता है वो इनकरेक्ट है, वही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ मूव करते हैं। फटाफट पहले क्वेश्चन पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या लिखा है। वन साइंटिस्ट कल्चर्ड द क्लेडोफोरा, वन साइंटिस्ट कल्चर्ड द क्लेडोफोरा इन द सस्पेंशन ऑफ azotobacter and illuminated the culture by splitting light through a prism। यानी सर वो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहां पे एक्शन स्पेक्ट्रम हमको पता चलता था, राइट है। प्रिज्म से लाइट पास किया और क्लेडोफोरा से वो लाइट स्प्लिटिंग कर दिया। ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया इज एक्यूमुलेटेड इन द रीजन ऑफ। अब सर वो क्लेडोफोरा जो है वो एल्गे, वहां पे उसके ऊपर क्या होते हैं बच्चा, बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर डाला हुआ था, राइट है। अब एरोबिक बैक्टीरिया उस जगह पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट करेगा जिस लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे मैक्सिमम होगा। तो सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस यहाँ पे अल्टीमेटली पूछने की कोशिश कर रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, ठीक है। तो हमको पता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तुम्हारे ब्लू एंड रेड रीजन की लाइट में होते हैं, समझ में आ रहा है। नीट 2019 का क्वेश्चन। बच्चे ग्रीन लाइट में तो सबसे लेस फोटोसिंथेसिस होते हैं,
ये ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखो मैंने बताया था रेड ड्रॉप और कौन सा इफेक्ट, रेड ड्रॉप और इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट, दो इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट एंड रेड ड्रॉप इफेक्ट हैव बीन द इंस्ट्रूमेंटल इन द डिस्कवरी ऑफ, किसके डिस्कवरी के लिए किया गया था? सबसे पहला टू पीयर्स, दैट इज टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, दो फोटो सिस्टम एक साथ में ऑपरेट कर रहे थे, लेस देन 680 एंड मोर देन 680 नैनोमीटर, PS1 एंड PS2, इसी के बारे में बताता है बच्चा। फोटो फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये तो सर नहीं था, साइक्लिक के बारे में पढ़े। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसके बारे में भी नहीं। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये सब के बारे में भी नहीं। तो सर दो PS सिस्टम के बारे में उसने बताया था, PS1 एंड PS2 के बारे में, दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे थे। एनहांसमेंट इफेक्ट क्या था? जब दोनों PS सिस्टम को एक साथ में दे दोगे तो फोटोसिंथेटिक यील्ड कहीं ज्यादा बढ़ रहा था। अगर सिर्फ खाली एक दैट इज ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर दोगे तो वहां पे रेड ड्रॉप इफेक्ट हो जाता था, मतलब रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो जाता था। जब दोनों साथ में दोगे तो वो बढ़ रहा था, दैट इज एनहांसमेंट इफेक्ट था। राइट है, दोनों इफेक्ट मैंने पढ़ाया है। अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है, प्रीवियस वीडियो जाके वापस देख लो, सब चीज समझ में आ जाएगा बच्चा। इसके जस्ट प्रीवियस वाला ही वीडियो फैक्टर्स अफेक्टिंग के टाइम पे पढ़ाया हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वाला कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, कुछ और MCQs हम लोग देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। देखो ध्यान से यहाँ पे समझो। विद रेफरेंस टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। चलो देखते हैं। लाइट सेचुरेशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अकर्स एट द 10% ऑफ द फुल सनलाइट। मैंने बताया था ये, है ना, जब हम लोग रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था टोटल सनलाइट का सिर्फ 2 to 10% होता है जो प्लांट यूज करता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अप टू द 0.05%। हाँ, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है बच्चा? 0.03% होता है। उसको बढ़ा के 0.05% कर सकते हो और बढ़ा के 0.04 0.05% तक कर सकते हो मैक्सिमम। इसके बाद जाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम डिक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम कहाँ तक होता है? 0.05% तक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ तक बढ़ा सकते हो। अच्छा, C3 प्लांट responds to much higher temperature while enhances the photosynthesis while the C4 plant have the much lower। अच्छा, C4 के लिए क्या लिखा हुआ है बच्चा? लोअर टेम्परेचर। और C3 प्लांट के लिए क्या लिखा हुआ है? मच हायर टेम्परेचर। ऐसा होता है क्या? नहीं, C4 प्लांट तो हायर टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड थे, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, टोमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन अ कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच एटमॉस्फेयर फॉर द हायर यील्ड। हाँ, एक ग्रीन हाउस वाला क्रॉप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच अगर एनवायरमेंट रहेगा तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और अल्टीमेटली उतना ज्यादा प्रोडक्ट दे देगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा? थर्ड वन इज इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा था, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर आंसर। राइट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट, मतलब उसका प्लेस पूछ रहा है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन कहाँ चलता था। तो मैंने तुमको बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रेना था, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन चल रहा था। उसके बाजू में क्या थे बच्चा? उसके स्ट्रोमा थे, है ना, वहां पे इंडिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी डार्क रिएक्शन चलता था। देखो थैलाकॉइड ल्यूमेन नहीं, वो तो उसके अंदर हो जाएगा, थैलाकॉइड के अंदर नहीं। तो फोटो सिस्टम 1 नहीं, ये तो लाइट रिएक्शन का पार्ट है। फोटो सिस्टम 2 लाइट रिएक्शन का पार्ट है। स्ट्रोमा मैट्रिक्स, है ना, स्ट्रोमल मैट्रिक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा। दो बंडल शीट सेल। देखो ये सब जो करे, ये AIPMT का क्वेश्चन था, सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चा, जो हमने पढ़ा है वहीं से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आ रहे। देखो बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल तुमने कहाँ पढ़ा था बताओ मुझे? हमने पढ़ा था क्रांस एनाटॉमी में, मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल। तो देखो क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, रिच इन रुबिस्को आर रिच इन PEP कार्बोक्सिलेज, लैक ऑफ रुबिस्को एंड PEP कार्बोक्सिलेज। अब तुम मुझे बताओ PEP कार्बोक्सिलेज तुमने कहाँ पढ़ा था? मेसोफिल सेल के अंदर। रुबिस्को कहाँ पढ़े थे? बंडल शीट सेल के अंदर। तो अगर तुमसे पूछा कि बंडल शीट सेल के अंदर तो किस में होता है बच्चा? रिच इन रुबिस्को। सिंपल सी बात है ना। चलो आगे बढ़े आते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चा? रीड द गिवन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में पूछा हुआ है, कुछ यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। ऑप्शन इसके कुछ नीचे दिए हुए हैं। राइट है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ अ डिफरेंट प्लांट डिपेंड ऑन देयर डैश, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। सेकेंड,
द ट्रॉपिकल प्लांट हैव डैश देन द प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट, मतलब दो अलग अलग क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट क्लाइमेट, है ना। तीसरी कंडीशन, वाटर हैज डैश इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले तो ये समझ लो, मैंने लास्ट का फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था कि वाटर कभी भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते। कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट। वाटर के ना आने की वजह से इफेक्ट होता है और बाकी सारे फैक्टर के आने की वजह से इफेक्ट होता है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर। तो सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि ये तो इनडायरेक्ट फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा, सॉरी जो यहाँ पे सी दिया हुआ है वहाँ पे इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो यानी कौन कौन सा तुम्हारा ऑप्शन हो सकता है? या तो सेकंड हो सकता है या तो फोर्थ हो सकता है। और समझते हैं यहाँ पे दूसरा, सर ट्रॉपिकल प्लांट हैव डैश देन द प्लांट अडेप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट। ठीक है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है वो उसका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है वो ज्यादा होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमम कभी भी हायर होता है। ठीक है, और जो टेम्परेट क्लाइमेट होता है, मतलब नॉर्मल क्लाइमेट होता है, उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम कम होता है। तो इस जगह पे कौन आएगा बच्चा? इस जगह पे आएगा हायर। बी वाले में क्या रहेगा? हायर, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो देखो यहाँ पे इसके हिसाब से हमारा डी वाला मैच कर रहा है थोड़ा सा, राइट है, यहाँ पे हायर हो गया। और पहला तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट प्लांट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर बच्चा? उसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। पीईपी इज अ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन, पीईपी कहाँ पे पढ़े थे तुम लोग? C4 प्लांट के अंदर पढ़े थे, है ना, मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो पीईपी इज अ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन, अच्छा यही तो प्लांट ही तो पूछ रहा है बच्चा, तो किसमें पढ़े थे? C4 प्लांट में पढ़े थे, राइट है। विच रेंज ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज पार रीजन, पार का फुल फॉर्म क्या था? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो कौन से रेंज के बीच में आता था? मैंने कितनी बार तुमको रिपीट करके बता चुका हूं बच्चा कि ये आता है कितने पे? 400 से 700 नैनोमीटर में आता है। यहां तक क्लियर हो गया? चलो कुछ और एमसीक्यू देखेंगे। ओके ओके, कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ठीक है सर, क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है रिगार्डिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस रिक्वायर द एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर। मुझे पता है कि नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों आता है, इसकी वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर वहाँ पे चाहिए रहेगा, राइट है, ये तो सही बात है। इट अकर्स मोस्टली इन द स्ट्रोमा लेमेला, स्ट्रोमा लेमेला के अंदर कौन होता है? PS1 होता है, मतलब वहाँ पे साइक्लिक वाला चलता है ना कि नॉन साइक्लिक, राइट है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कहाँ पे चलता है ये बच्चा? ग्रेना लेमेला में चलता है तुम्हारा नॉन साइक्लिक वाला। इट कनेक्टेड विद द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हाँ सही है। PS2 किससे कनेक्टेड होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होते हैं PS2 में ही, वही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और इट प्रोड्यूस बोथ ATP एंड NADPH। हाँ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन दोनों देता है, बट साइक्लिक वाला फोटोफॉस्फोरेशन सिर्फ ATP देता है। तो इसमें से हमको क्या पूछा गया था? यहाँ पे पूछा हुआ था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाए इसका आंसर, राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले पे आते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है। अब इसको हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, कैसे अरेंज करना है? सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखो कैसे लिखा हुआ है, मेन स्टेप ऑफ द केमी-ऑस्मोटिक ATP synthesis, केमी-ऑस्मोटिक ATP synthesis in the light reaction, arrange them in a correct order। एक पर्टिकुलर एक करेक्ट सीक्वेंस में हमको इसको अरेंज करके रखना है। देखो कैसे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है हमको करेक्ट ऑर्डर। देखो H+ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट स्टेब्लिश, डायरेक्टली H+ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में बता रहा है। दूसरा, अब इसमें से अलग अलग सीक्वेंस में से इसके हिसाब से हमको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है, H+ diffuses through the ATP synthase। थर्ड क्या लिखा हुआ है, the carrier use the energy from the electron to move the H+ across the membrane। okay, next क्या लिखा हुआ है, electron from the PS2 passes along with the ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, light excites the electron in the PS2। नेक्स्ट लिखा हुआ है, the energy of H+ flow is used by ATP synthase to make the ATP। okay, अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होता है PS2 पे वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा PS2। अगर तुमको याद हो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैंने पढ़ा है एकदम अच्छे से, तो जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा PS2 पे तो वहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन फिर ETS के थ्रू आगे जाता है, इलेक्ट्रॉन को पास किया जाएगा PS2 से अलग वहां पे नेक्स्ट वाले पे, फिर
H प्लस आयन को बाहर से अंदर के साइड यानी स्ट्रोमा लैमेला की तरफ क्या किया जाएगा बच्चा, उसको ल्यूमेन की तरफ उसको एंटर कराया जाएगा, जिससे H प्लस का ग्रेडियंट बनता है। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा लाइट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन PS2, ठीक है, सबसे पहला, हाँ, तो लाइट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द PS2, सबसे फर्स्ट ये हो जाएगा, पहला कंडीशन यहाँ पे ये हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द PS2 पास विद द ETS, मतलब सेकंड कंडीशन ये हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रॉन यूज द एनर्जी फ्रॉम द द कैरियर यूज द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू मूव द H प्लस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, हाँ, H प्लस आयन को मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराया जाएगा, यानी थर्ड ये सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, H प्लस डिफ्यूजेस थ्रू द ATP सिंथेस, नहीं ये तो उसके बाद वाला प्रोसेस है बच्चा। तो H प्लस ग्रेडियंट, हाँ, H प्लस जब मूव हो जाएगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन के तैयार होता है, तो यानी क्या हो जाएगा, उसके नेक्स्ट थर्ड हो गया था, ये हो जाएगा फोर्थ। अब एक बार ग्रेडियंट बन चुका है, ग्रेडियंट बनने के बाद फिर क्या होगा, द H प्लस डिफ्यूजेस थ्रू द ATP सिंथेस, हाँ, H प्लस को अब ग्रेडियंट के थ्रू अब बोलेगा कि अगर तुमको H प्लस को पास करना है तो हमको एनर्जी बना के देना पड़ेगा, तो H प्लस को पास करने के लिए वो मेम्ब्रेन से पास करना पड़ता है, राइट है। तो नेक्स्ट वाला ये मेम्ब्रेन से पास करना पड़ेगा। अगर ये जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, ये फोर्थ हो गया था, ये फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है, तो जाके इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हो, केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एकदम अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एनर्जी ऑफ द H प्लस फ्लो, अच्छा किसके थ्रू जाएगा बच्चा, ATP सिंथेस के थ्रू जाएगा और अल्टीमेटली वो ATP बना लेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, ये हो जाएगा सिक्स्थ, ठीक है। तो पहला यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब सबसे फर्स्ट यहाँ पे फिफ्थ, देखो फिफ्थ दो में दिया हुआ है, राइट है। उसके बाद फिर कौन आएगा, फोर्थ, फिर कौन आएगा, थर्ड, ठीक है, ये यहाँ पे 6 आ गया ना, यहाँ पे 4 है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट रहेगा। थर्ड के बाद फिर कौन आएगा, फर्स्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड और फिर यहाँ पे लास्ट वन आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको एकदम अच्छे से। चलो यहाँ पे आते हैं, एट विच कंडीशन स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज फॉर रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा क्लोज होने का कंडीशन कब आता है बच्चा, जब वाटर स्ट्रेस क्रिएट होता है, पानी को लॉस होने से बचाने के लिए, तो पानी को तो बचा रहे हो, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करना भी तुम रोक दोगे, तो क्या होगा बच्चा, वाटर स्ट्रेस के कंडीशन पे सबसे ज्यादा होता है। देखो लाइट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस, ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं इस चैप्टर में, है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अंडर द नॉर्मल कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, ये पढ़ाते समय मैंने इतना जोर दे के तुमको बोला है, मैंने बोला अंडरलाइन कर लो, नोट लिख लो, है ना। कौन होता है सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर, मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों ऐसा होता है बच्चा, क्योंकि वो देखो 0.0 पे काम करता है, समझ लो, थोड़ा सा भी इसे इधर उधर हुआ तो मेजर ड्रास्टिकल चेंज हो जाएगा। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होते हैं, वहां से तुम 0.04% तक लेके जाओ, वहां से 0.05% तक तुम मैक्सिमम लेके जा सकते हो, उसके ऊपर तुम नहीं लेके जा सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा अंडर नॉर्मल कंडीशन, कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, which of the following is not included in the list of internal factor influencing the photosynthesis। इसमें से कौन सा ऐसा है जो हमने इंटरनल, देखो दो फैक्टर हमने पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस रेट, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में दो चीजें, एक एक्सटर्नल फैक्टर, नहीं हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में दो चीजें, एक एक्सटर्नल फैक्टर और एक इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर में हमने कौन सा नहीं पढ़ा था वो पूछ रहा है। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मतलब कि लीफ का कैसा अरेंजमेंट होता है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। बच्चा मैंने ओरिएंटेशन ऑफ लीफ मैंने तुमको बताया था कि एक लीफ के नीचे दूसरा लीफ, दूसरे के नीचे दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होगा तो सनलाइट मिलेगा, तो ये तो इंटरनल फैक्टर है। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ऑब्वियस सी बात है ये है। देखो यहाँ पे इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड बोला, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोला, उसने बोला इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये इसका इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, नॉट इंक्लूड इन द लिस्ट। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, समझ लेना बच्चा, जो भी पहले ऐसे आ जाए ना, इनकरेक्ट और करेक्ट, पहले उसके नीचे अंडरलाइन कर लेने का, समझ लेने का मुझे पूछा क्या जा रहा है खुद के लिए। हाँ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द फोटोसिंथेसिस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसे यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो इतना सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है। C4 प्लांट शोज द सैचुरेशन एट द 360, चलो, और C3 प्लांट जो होता है वो बियॉन्ड 450
ऐसे शो करता है। तो बच्चा कभी भी याद रखना C3 प्लांट के लिए हमको ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एज कंपेयर टू C4 प्लांट, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो C4 प्लांट कितने पे काम कर लेता है बच्चा, 360 पे काम कर लेता है, ठीक है। और C3 प्लांट कितने पे काम करता है, 450 पे काम कर लेता है, ये बात सही है। इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप टू द 0.05% कैन कॉजेज इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। हाँ, ये बात भी एकदम सही है। अप टू मैंने बोला ना 0.05% तक अगर इंक्रीज करोगे तब तक वो तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बाद वो स्टेशनरी फेज पे आ जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। हमको कौन सा पूछा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। दूसरा, C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोला है, C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। नहीं सर, एडवांसमेंट हुआ C4 में। C4 लोअर कार्बन डाइऑक्साइड पे काम करके हाई अमाउंट ऑफ फूड दे सकता है, लेकिन C3 प्लांट के अंदर रूबिस्को बैठा होता है, याद रखना बच्चा। वो बोलता है मुझे अगर अच्छा खासा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला तो मैं काम ही नहीं करूंगा। तो ये तो सर हायर कॉन्सेंट्रेशन पे काम करता है। आगे देखते हैं, एट ए लो लाइट इंटेंसिटी, लो लाइट कंडीशन, नेदर C3 नॉर C4 प्लांट रिस्पॉन्स टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। एग्जैक्टली मैंने लाइन लिखाया है बच्चा, एग्जैक्टली मैंने लाइन वहां पे जब लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैं पढ़ा रहा था तो मैंने लिखाया है NCERT लाइन्स, ठीक है। तो वहां पे मैंने 2 स्टेटमेंट करके लिखाया है। एक स्टेटमेंट तुम्हारा लो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए था, एक और स्टेटमेंट था कि एट मतलब C3 प्लांट एंड C4 प्लांट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो ये चैप्टर के लिए हमारा MCQ इतना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ डाउट रहेगा तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जो भी डाउट रहेगा कमेंट करके तुम मुझसे पूछ सकते हो, राइट है। एकदम फ्री रहो, कनेक्टेड रहो बच्चा, मैं आपका दोस्ती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, समझ लेना। अच्छे से, एकदम अच्छे से कनेक्टेड रहो। जो कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट करके डायरेक्टली तुम मुझे पूछो, टाइम रहेगा और टाइम निकाल के मैं तुमको रिस्पॉन्स करूंगा। क्लियर हुआ? ठीक है। आई होप तुमको ये सारा चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका रहेगा, ठीक है। और भी MCQ तुम सॉल्व करो, जो MCQ नहीं आएगा मुझे पिन कर देना, ओके। चलो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, चलो थैंक यू सो मच, बाय।